नमस्कार। आज हम शक्ति, सत्ता और वैधता या औचित्यपूर्णता पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शक्ति पर चर्चा करेंगे। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के अस्तित्व को कायम रखने तथा उसे सुचारू रूप से संचालन में शक्ति की अहम भूमिका होती है। शक्ति किसी राजनीतिक व्यवस्था की सर्वोच्चता का मुख्य मापदंड होती है। शक्ति एवं राजनीति। शक्ति मानव जीवन की आवश्यकता है। ये राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन की अनिवार्य शर्त है। इसे राजनीतिक एवं सामाजिक दोनों क्षेत्रों से पृथक नहीं किया जा सकता। नियंत्रण के रूप में यह सुरक्षा, शांति व्यवस्था, न्याय, स्वतंत्रता आदि के लिए आवश्यक है। शक्ति की अवधारणा का विकास। शक्ति की अवधारणा का विकास 20वीं शताब्दी में अमेरिका के शिकागो समुदाय ने किया। यह प्राचीन समय के लेखकों के चिंतन का भी विषय रही। थ्रेसिमैक्स का मत था कि शक्तिशाली का हित ही सही है, अर्थात उचित है, और न्याय वही है जो शासकों के हित में हो। मैकियावेली का सारा राजनीतिक चिंतन इस विचार के इर्द गिर्द घूमता है कि शासक को येन केन प्रकृण शक्ति को एकत्रित करना चाहिए। होब्स के अनुसार शक्ति प्राप्त करने की इच्छा मानव की निरंतर बनी रहने वाली इच्छा है, जिसका अंत मृत्यु में ही होता है। 20वीं शताब्दी में सर्वसत्ताधारी अधिनायकवादी और प्रजातंत्रवादी लेखकों ने शक्ति राजनीति पर बल दिया। जहाँ मैरियम, केटलिन, रसेल आदि लेखकों ने आंतरिक राजनीति में शक्ति के महत्व पर बल दिया, वहीं मार्गेंथाउ, कापलान आदि लेखकों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के महत्व पर प्रभाव डाला। मार्केंदु कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सभी राजनीति की भांति शक्ति के लिए संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, शक्ति सर्वदा तात्कालिक उद्देश्य होता है। बेकर कहते हैं राजनीति शक्ति से अपृथकनीय है। लास्वेर और केपलान कहते हैं कि शक्ति की अवधारणा सारे राजनीतिक शास्त्र में संभवतः अत्यधिक मूलभूत है। अब एक प्रश्न आता है कि क्या शक्ति भ्रष्ट करती है? डज पावर करप्ट? शक्ति के संबंध में लॉर्ड एक्टन ने कहा है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्णतः शक्ति या निरपेक्ष शक्ति निरपेक्ष रूप से भ्रष्ट करती है। कुछ परिस्थितियों में यह भ्रम सही हो सकती है और कतिपय व्यक्ति शक्ति प्राप्त करके विशेष रूप से जब उसके द्वारा या उसके पास निरपेक्ष शक्ति आ जाती है तो भ्रष्ट हो जाता है। परंतु यह भी सत्य है कि शक्ति शुद्ध भी करती है और उत्तरदायित्व की भावना को भी बढ़ाती है। शक्ति उच्च मूल्य है जो अच्छे शासन के लिए आवश्यक है। नियंत्रण के रूप में शक्ति एक आवश्यक तत्व नहीं बल्कि वांछित व नैतिक तत्व भी है। शक्ति के विभिन्न आयाम, यानी कि शक्ति कैसी कैसी हो सकती है। पहली है वास्तविक शक्ति। राजनीति शास्त्र के परंपरागत दृष्टिकोण को अपनाने वाले लेखकों का मत है कि शक्ति औपचारिक होती है, वह संरचनात्मक और सुसंगठित होती है। शक्ति पद में निहित होती है, व्यक्ति विशेष में नहीं। दूसरा, उपकरण के रूप में शक्ति। यदि उपकरण के रूप में शक्ति कार्य करती है तो यह पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक निश्चित तरीका है। यह तरीका बल प्रयोग और सहमति दोनों पर आधारित होता है। केवल बल प्रयोग पर आधारित शक्ति चिरस्थायी नहीं होती है। शक्ति का औचित्यपूर्ण प्रयोग ही चिरस्थायी होता है। शक्ति की पहचान बल, प्रभुत्व, सैन्य शक्ति से नहीं की जाती, बल्कि सहयोग, विश्वास, भक्ति, आदत, उदासीनता आदि से की जाती है। संबंध के रूप में शक्ति। व्यवहारवादियों का मत है कि शक्ति कोई स्थिर तत्व नहीं है, यह एक गतिशील प्रक्रिया है। यह समस्त परिस्थिति, आवश्यकता, स्थान, समाज आदि से संबंधित कल्पना है। कार्ल फ्रेडरिक कहते हैं कि शक्ति उसके प्रयोगकर्ता और उसके अनुयायियों के मध्य नियंत्रण संबंध स्थापित करती है। शक्ति कभी निरपेक्ष नहीं होती, वह सर्वदा सापेक्ष होती है। आइए अब हम देखते हैं शक्ति का अर्थ और परिभाषा। पहला, प्रभाव प्रक्रिया के रूप में। मानवीय आचरण में परिवर्तन लाने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। साधारणतः कहा जाता है कि किसी मनुष्य का अन्य मनुष्य के मस्तिष्क और कार्यों पर नियंत्रण शक्ति कहलाता है। जितनी मात्रा में कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह दूसरे व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों के आचरण में परिवर्तन ला सकता है, वह उतना ही प्रभावशाली माना जाता है। रॉबर्ट ए डहेल और हेराल्ड जी लास्वेल और रोवे ने शक्ति को प्रभाव प्रक्रिया के रूप में प्रयोग किया है। दूसरा, बल प्रयोग के रूप में। शक्ति को बल प्रयोग, अवपीड़न तथा दमन के रूप में प्रयोग किया जाता है।
इसके आदेशों की अवहेलना या विरोध कठोर हानि या दंड को निमंत्रण देते हैं। भारतीय साहित्य में कौटिल्य ने राजनीति को दंड शक्ति माना है। तीसरा, नियंत्रण के रूप में। इस अर्थ में शक्ति सत्ता और स्वतंत्रता की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है और समाज में व्यवस्था को सुनिश्चित करती है। मार्गेंथाउ और कैटलिन ने शक्ति को नियंत्रण के रूप में प्रस्तुत किया है। चौथा है सामान्य प्रवृत्ति के रूप में। शक्ति को एकत्रित करना, एकत्रित करके उसे सुदृढ़ एवं संगठित करना, उसकी वृद्धि एवं विस्तार करना मानव एवं उसकी संस्थाओं की सामान्य प्रवृत्ति है। जब व्यक्ति एक बार शक्ति को एकत्रित कर लेता है तो वह भय या दबाव के अतिरिक्त इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। पांचवा, संभावना के रूप में शक्ति। यह आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति के पास शक्ति है वह उसका प्रयोग करे, बल्कि यह संभावना है कि वह इसका प्रयोग कर सकता है, उसमें दूसरों के कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता पैदा कर देता है और दूसरे उसके अनुयायी बन जाते हैं। संकल्प के रूप में शक्ति। विशिष्ट इच्छा या उद्देश्य की प्राप्ति का संकल्प व्यक्ति में शक्ति पैदा कर देता है। मूल रूप में सही, सत्य और न्याय ऐसे मूल्य हैं जो महान शक्ति के प्रतीक हैं। यह विश्वास है कि अमुक्त नीति या निर्णय या कानून या आदेश सही है, असंख्य लोगों को उसका अनुयायी बना देता है, उसमें समर्थन के भाव पैदा कर देता है। दूसरी ओर यह विश्वास कि अमुक निर्णय या कानून या आदेश गलत है, असंख्य लोगों में पीड़न और दमन के बाद भी विरोध की भावनाएं पैदा कर देता है। शक्ति के संदर्भ में कुछ प्रमुख परिभाषाएं। रॉबर्ट बेस्टेस कहते हैं कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। पिपनर कहते हैं कि यह आदेश देने की क्षमता है। सीजे फेडरिक कहते हैं कि राजनीतिक शक्ति का अर्थ है व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की वह क्षमता जिसके अनुसार अन्य व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार न चलकर शक्ति संपन्न की इच्छा अनुसार व्यवहार करते हैं। बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं कि शक्ति इच्छित प्रभावों की उपज है। लासवेल का मानना है कि शक्ति प्रभाव के प्रयोग की विशिष्ट स्थिति है। टोनी कहते हैं शक्ति दूसरे व्यक्तियों या समूह के आचरण को जैसा कोई व्यक्ति चाहता है बदलने की व्यक्ति या व्यक्ति के समूह की क्षमता है। मैकावर कहते हैं कि शक्ति व्यक्तियों या व्यवहारों को नियंत्रित, विनियमित व निर्देशित करने की क्षमता है। शक्ति की आवश्यक शर्तें क्या हैं, यानी कि शक्ति का जो प्रयोग किया जाता है तो उसकी प्रकार या उसकी आवश्यक शर्तें क्या है। पहला है व्यक्ति तथा अनुयायियों की आवश्यकता। शक्ति के लिए व्यक्तियों का होना आवश्यक है। वस्तुएं और विचार स्वयं में शक्ति नहीं होते हैं, उन्हें शक्ति में बदलने के लिए उसकी तलाश करने वालों की व्यक्तियों अथवा अनुयायियों को ढूंढना पड़ता है जो उन वस्तुओं व विचारों का मूल्यवान समझते हैं और बदले में उसके आदेशों की पालना करते हैं। अन्य शक्तियों की आवश्यकता। शक्ति अन्य शक्तियों की पूर्व कल्पना करती है, जैसे धन या संपत्ति, युद्ध सामग्री, नागरिक सत्ता, मतों पर प्रभाव, धार्मिक सत्ता आदि। तीसरा है औचित्य की आवश्यकता। ये सबसे महत्वपूर्ण है। शक्ति औचित्य की मांग करती है। प्रभाव, अस्तित्व और शक्ति औचित्य पर निर्भर करते हैं। बल या दमन थोड़े समय के लिए ही सहमति प्राप्त कर सकते हैं, परंतु शक्ति तभी चिरस्थायी रह सकती है जब वह जन सहमति पर आधारित हो और उसका लक्ष्य जनित हो। शक्ति संचयन की आवश्यकता। शक्ति के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है कि उसे एकत्रित किया जाए, बल्कि यह भी आवश्यक है कि एकत्रित करने के बाद उसे सुदृढ़ व सुसंगठित किया जाए। शक्ति के स्रोत। शक्ति के स्रोत निम्नलिखित है। पहला, बल, इसका प्रयोग या इसके प्रयोग का भय व धमकी। दूसरा है प्रतिष्ठा या सत्ता, यह वैधानिक या अन्य किसी प्रकार की हो सकती है। सामाजिक स्तर, परिस्थिति, सार्वजनिक पद शक्ति के स्रोत है। तीसरा है आर्थिक या भौतिक साधन व प्राप्तियां, ये इसके धारक या स्वामी को बाजार से कोई चीज़ खरीदने की शक्ति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है निजी आकर्षण, सम्मोहन, करिश्मा, प्रेम आदि। शक्ति के ये स्रोत अन्य अनेक स्रोतों पर निर्भर करते हैं। उदाहरणतः बाह्य तोहफों में सुंदरता, मानसिक योग्यता में ज्ञान, बुद्धि कुशलता, सार्वजनिक कार्यों में वीरोचित कार्य जैसे खेलों या कलाओं में प्रसिद्धि आदि। विश्वास, भक्ति, आदत, उदासीनता, हित आदि भी शक्ति के स्रोत है। विचारों की शक्ति।
बल विचारों का थोड़े समय के लिए दमन कर सकता है, परंतु अंतिम विजय विचारों की ही होती है। चार्ल्स पेयर्स कहते हैं कि सत्य और न्याय अक्षरशः विश्व में शक्तिशाली शक्तियाँ हैं। संगठन है उसका आकार। यह कहावत प्रसिद्ध है कि संगठन में शक्ति होती है। लोगों का समूह संगठित होकर अपनी शक्ति में वृद्धि करता है। धन। आधुनिक युग में धन का महत्व निर्विवाद है। धन या वैभव किसी भी मानव को शक्ति प्रदान करता है। धनवान व्यक्ति राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करते हैं तथा उसे नियंत्रित करते हैं। शक्ति के प्रकार। पहला है व्यवहार। व्यवहार परिवर्तन के आधार पर गोल्ड हैमर व एडवर्ड सीड ने शक्ति के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है बल, दूसरा है प्रभुत्व और तीसरा है चालाकी। जब व्यक्ति दूसरों को भौतिक शक्ति के आधार पर प्रभावित करता है तो वह बल प्रयोग करता है। जब वह अपने व्यक्तित्व से दूसरों को प्रभावित करता है तो उसे प्रभुत्व कहा जाता है। और जब वह अपने चातुर्य, छल, जोड़ तोड़ आदि से प्रभावित करता है तो उसे चालाकी कहते हैं। दूसरा, औचित्य के आधार पर। मैक्स वेबर ने शक्ति के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है वैधानिक, दूसरा है परंपरागत और तीसरा है करिश्मावादी। वैधानिक शक्ति संविधान या कानून द्वारा निश्चित होती है। यह औपचारिक, संरचनात्मक व संगठनात्मक होती है। परंपरागत शक्ति परंपरा पर निर्भर करती है। इसका आधार समाज की कोई परंपरा या रूढ़ि होती है। करिश्मात्मक शक्ति व्यक्ति के गुण या करिश्मे पर निर्भर करती है। बायस्टेड ने शक्ति के 4 प्रकार बताए हैं। पहला है अदृश्य व दृश्य शक्ति। शक्ति स्वयं में अदृश्य होती है, परंतु बल और सत्ता उसके सदृश्य रूप होते हैं। दूसरी है दमनात्मक व अदमनात्मक शक्ति। बल शक्ति का दमनात्मक रूप है, प्रभाव उसका अदमनात्मक रूप है। तीसरा है औपचारिक व अनौपचारिक शक्ति। औपचारिक शक्ति संविधान या कानून द्वारा निश्चित की जाती है, जो पद में निहित होती है। यह संरचनात्मक या संगठनात्मक होती है। अनौपचारिक शक्ति निजी संबंधों में निहित होती है। डी है प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष शक्ति। जब शक्ति का धारक शक्ति का स्वयं प्रयोग करता है तो उसे शक्ति का प्रत्यक्ष रूप कहते हैं, और जब शक्ति का धारक शक्ति का प्रयोग अपने अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा करता है तो उसे शक्ति का अप्रत्यक्ष रूप कहते हैं। मूल्यों के आधार पर शक्ति को 2 भागों में बांटा जाता है, सकारात्मक शक्ति और नकारात्मक शक्ति। जब शक्ति का प्रयोग उचित उद्देश्यों के लिए उचित ढंग से किया जाता है तो उसे सकारात्मक शक्ति कहते हैं। 5वां है संभाव्य व वास्तविक शक्ति। रॉबर्ट ए डेल ने शक्ति के 2 अन्य प्रकार बताए हैं, वह संभाव्य और वास्तविक शक्ति। संभाव्य शक्ति व्यक्ति या संस्था की वह शक्ति है जिसका प्रयोग वह कर सकता है, परंतु जिसका प्रयोग वह पूर्णतः नहीं करता है। और वास्तविक शक्ति वह है जिसका प्रयोग नियंत्रण के लिए किया जाता है। केंद्रीय आधार पर शक्ति। केंद्रीय आधार पर शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। पहली होती है केंद्रीय शक्ति, दूसरी विकेंद्रित और तीसरी विस्तारित। केंद्रीय शक्ति में शक्ति एक व्यक्ति, स्थान या केंद्र में निहित होती है। विकेंद्रित शक्ति में शक्ति अपने अधीनस्थ परंतु स्वायत्त केंद्रों में विकेंद्रित होती है। और शक्ति का विसारित रूप अस्पष्ट होता है या बिखरा हुआ होता है। क्षेत्रीयता के आधार पर शक्ति, जैसे प्रादेशिक, प्रांतीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति। शक्ति का प्रयोग व सीमाएं। शक्ति का प्रयोग समर्थन पर निर्भर करता है। यह समर्थन समय, स्थान, परिस्थिति एवं आवश्यकता, समाज या देश के अनुसार बदलता रहता है। शक्ति के प्रयोग में मूल्यों और उद्देश्यों का अत्यधिक महत्व होता है। ये मूल्य और उद्देश्य शक्ति के प्रयोग की सफलता की कुंजी होता है। शक्ति प्रयोग के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे पुरस्कृत करने के लिए, दंड देने के लिए, आर्थिक लाभ या हानि पहुंचाने के लिए। यह प्रतिशोधात्मक हो सकती है और सुधारात्मक भी। यह पिटाई, जेल, जुर्माना, अपदस्थीकरण, निंदा या अपमान का रूप ले सकती है। यह पद तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए भी उपयोग में लाई जाती है। शक्ति का प्रयोग कभी निरपेक्ष या असीमित नहीं होता है, यह सर्वदा सापेक्ष होती है। शक्ति के प्रयोग की सीमाएं होती हैं जो इतिहास, परंपरा, सहमति, स्वीकृति, राजनीतिक विकास, नैतिक दबाव आदि पर निर्भर करती है। थैंक यू।